कुमार। सभापति महोदय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक के संबंध में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर लिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, आने वाले कल का निर्माण करने वाले हैं ये। और इन बच्चों को लेकर जिस तरह से समाज में घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उन घटनाओं को देखते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जब कहीं निठारी की घटना हमारे सामने आती है तो समूची मानवता एक तरह से हिल जाती है। वहीं दूसरी ओर इस दिल्ली के अंदर ही शक्तिनगर में कुछ समय पूर्व यहां पर एक घटना घटित हुई थी। 13 साल की एक लड़की पंखे से लटकी हुई मिली थी और वो 13 साल की लड़की पंखे से लटकी हुई मिली, उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह का प्रकट किया गया। मालिक और उसका भाई चिल्लाता हुआ आया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। उसके पिता को ढूंढकर बुलाया गया। उसका पिता बंगाल से कहीं आकर साइकिल रिक्शा चलाकर अपना परिवार की रोजी रोटी कमाता था। उसका पिता आया, उसको पिता के हाथ में पैसे रख दिए उसका दाह संस्कार करने के लिए। उस लड़की की जो छोटी बहन थी वो चीख चीख क्या करने लगी। हमारी बहन अक्सर कहती थी कि उसका मालिक उसके साथ में गंदा काम करता है, और वो बिन माँ की बेटी अपने पिता को इस बात के लिए बता भी नहीं पाई कि उसका मालिक उसके साथ में किस तरह की हरकत करता था, और वो इस दुनिया से चली गई। ये एक घटना नहीं है सभापति महोदय, इस तरह की घटना है। एक 7 वर्षीय बालक के साथ में इसी दिल्ली के अंदर, और उसको गर्म चिमटे से तब तक उसको दागा गया जब तक कि वो बेहोश होकर नहीं गिर गया। और ये काम किया किसने? एक वरिष्ठ केंद्रीय सेवा में कार्यरत अधिकारी और उसकी पत्नी ने यह पाशविक कृत्य किया। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध मात्र इतना था कि वो अपने मालिक के बेटे को जो दूध पिलाया था, उसने वो दूध 2-4 चम्मच दूध बच गया था और आंख बचाकर वो दूध उसने पिया था, और उस अपराध के कारण पति पत्नी ने मिलकर उसको इस तरह की सजा दी। अभी 6 तारीख को मैंने एक अखबार में पढ़ा, भास्कर में, यहां पर एक एनजीओ चलता है सुवर्णा का आंगन। उस सुवर्णा का आंगन में, और वहां का जो केयर टेकर है, वो केयर टेकर ने वहां के बच्चे और बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया। जब इस संबंध में चाइल्ड हेल्पलाइन से हस्तक्षेप किया गया, मीडिया ने हस्तक्षेप किया, तब 19 लड़के और लड़कियों को वहां से मुक्त कराया गया। एक 8 वर्षीय बच्ची को इसी दिल्ली के अंदर बुरी तरह से उसको इस कदर मारा गया, जब उसकी मां के सामने भी उसको लाया गया तो वो बच्ची अपनी मां को नहीं पहचान रही थी। इतना पाशविक कृत्य इन मासूम बच्चों के साथ में किया जाता है। एक और घटना कुछ दिन पहले यहां पर हुई थी। 13 साल की बच्ची को बंद करके थाईलैंड चले गए। ये इस तरह की घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं तो पूरा का पूरा समाज हिल जाता है। एक 14 साल की बच्ची के साथ उसके सगे मामा ने उसके साथ में पाशविक कृत्य किया। और जब चाइल्ड हेल्पलाइन ने इसने हस्तक्षेप किया तो उसको वहां से जब मुक्त कराया गया, उसके मामा के विरुद्ध कार्रवाई हुई। उस मामा की दोनों बेटियां और वो लड़की वो तीनों सड़क पर आ गई। उसका कोई माँ बाप नहीं था। इलाहाबाद के अंदर राजकीय शिशु सदन में 3 बच्चियों के साथ में, और वहां का जो चौकीदार है, उस चौकीदार ने टॉफी देकर, वो ऐसे समय बच्ची को बुलाता था जब वो बच्ची अकेली होती थी, बाकी बच्चियां खाना खा रही होती या कहीं गई होती थी। 3 बच्चियों के साथ में उनके साथ में शोषण किया। पानीपत में एक 5वीं कक्षा के छात्र के साथ में, और वहां का जो चौकीदार था, हॉस्टल का जो वार्डन था, उसने 6 महीने तक उसके साथ में दुष्कर्म किया। और एक दिन रोते हुए उस बालक ने अपनी मां को फोन किया, वहां से उसके मां बाप आए और काफी उसको लेकर हंगामा हुआ। मधुबनी जिले से लहरियागंज गांव से और 8-10 साल के 4 बच्चे यहां पर एक कारखाने में काम करने के लिए लाए गए। यादव जी, ये बिहार के बच्चे हैं। 4 बच्चे यहां पर लाए गए, कारखाने में उनको लगाया गया। वो काम करने के अभ्यस्त नहीं थे। स्वाभाविक के 8-10 साल का बच्चा कैसे काम कर पाएगा? और जब वो काम नहीं कर पाते थे, उनका मालिक उनको बुरी तरह से मारता था, दीवार पर पटक के मारता था। एक बच्चा खत्म हो गया और उसको चुपचाप जब उसको दफनाने के लिए ले जा रहे थे, कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो उनको धमकी दी। बाद में फिर काफी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए तो उसको छोड़कर भाग गए। ये घटनाएं केवल सामान्य बच्चों के साथ में नहीं, अंधमुख बधिरों बच्चों के लिए जो विद्यालय बने हुए हैं, आवासीय विद्यालय बने हैं, उन आवासीय विद्यालयों में भी कई बार इस तरह की घटनाएं सुनने के लिए आती हैं। उन अंधमुख बधिर बच्चों को, जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो कह नहीं पाते हैं, ऐसे मासूम और अबोध बच्चों के साथ में भी और बहुत सारी घटनाएं सुनने के लिए आती हैं। मानसिक रूप से विकसित बालक बालिकाएं जो 10 साल, 11 साल, 12 साल, 8 साल के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के साथ में भी और वो लोग कृत्य करते हैं
जिनके बारे में हम और आप कल्पना नहीं कर पाते हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, वो कई बार दूर के लोग नहीं होते हैं, ये बहुत परिवार के, अपने परिवार के सगे रिश्तेदार होते हैं। अभिभावक को इस बात की कल्पना नहीं होती है कि हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार का कोई सदस्य हमारे बेटे के साथ में, हमारी बेटी के साथ में कोई इस तरह का काम कर रहा है। ये मैंने जो आपको घटनाएं बताई, ये हमारे और आपके बेटे नहीं है, ये हमारे और आपके भाई नहीं होंगे, ये हमारे और आपके बहन नहीं होंगे, लेकिन किसी ना किसी माँ की इसमें बेटी होगी, किसी ना किसी पिता के पुत्र होंगे। और ये जो बिल लाया गया है, मैं सम्मानीय मंत्री महोदया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छा बिल लेकर आएंगे, पूरे समाज के सामने जो बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश लेकर जाएगा इस क्षेत्र में बच्चों के लिए। और बहुत मैं समझता हूं कि बहुत पहले से उसमें पहल करने की आवश्यकता है, लेकिन जब भी पहल हुई है, जब हम जाके तभी सवेरा। और बच्चों के खिलाफ अपराधों को मुख्य रूप से 4 तरह की घटनाएं होती हैं: बलात्कार, अपहरण, छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त और कन्या भ्रूण हत्या। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो 2004 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के अनुसार, उस अध्ययन से पता चला था कि यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों का जो प्रतिशत है वो 2 से 62% तक है। तथा भारत और वियतनाम के जो अध्ययन है, ये आंकड़े जो हैं वो आंकड़े बतलाते हैं कि बालिकाओं की तुलना में बालकों के साथ में यौन दुर्व्यवहार की आशंकाएं ज्यादा अधिक घटित होती हैं। हमारे यहाँ पर भी ये घटनाएं जो है ना, देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। विश्व में बच्चों की सर्वाधिक संख्या हमारे देश में है। पूरे विश्व में किसी देश में अगर बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा कहीं पर है तो हमारे देश में है। देश में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या जहां 2001 में 42 करोड़ 80 लाख थी, वो 2006 में बढ़कर 43 करोड़ हो गई। आगामी दशक में भी और 40 करोड़ से अधिक बने रहने का अनुमान है। जो भी सम्मानीय मंत्री महोदय जी ने बताया था कि मंत्रालय के द्वारा बालकों से उत्पीड़न संबंध में 2007 में एक जो सर्वे कराया गया था, जिसमें आपने बताया कि 13 राज्यों के 12,447 बच्चों का साक्षात्कार लिया गया था। उसमें से 53.22 यानी 53.22% बच्चों ने बताया था कि उनके साथ में 1 या 2 बार जो ना, 1 से अधिक बार उनका यौन शोषण हुआ है, उनसे दुर्व्यवहार किया गया। और इसमें जो सर्वाधिक संख्या रही है वो रही है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली। और ये बालक बालिकाओं दोनों के साथ में ये यौन दुर्व्यवहार हुआ है। 21% बच्चों ने बताया कि जो उनके साथ जो है ना गंभीर तरह का यौन दुर्व्यवहार हुआ है। और 50.76% बच्चों ने बताया कि उनके साथ अन्य प्रकार का भी, यानी जो अभी आपने कैटेगरी बताई 7, हमें कहता हूं कि सब तरह के लैंगिक शोषण इसमें शामिल किए जाने चाहिए। 5.69 बच्चों ने बताया कि उन पर यौन प्रहार किया गया, यानी उनके साथ में दैहिक शोषण के साथ ही साथ उनके साथ में गंभीर रूप से यौन प्रहार भी किए गए, क्षति भी पहुंचाई गई उनके शरीर को, और उनको इस हालत में छोड़ दिया गया, मरणासन हालत में उनको छोड़ दिया गया। और ज्यादातर बेघर और जो कामकाजी बच्चे होते हैं और जो संस्थाओं में रहने वाले बच्चे जो है ना, वहां पर जो है ना यौन उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। और ये बच्चे वो होते हैं जो गरीब परिवारों के होते हैं, जो मजदूरों के परिवार के होते हैं। ये यौन शोषण की घटनाएं सभापति महोदय कभी आप ये नहीं देखना कि बड़ी परिवार के बच्चों के साथ में होते हैं। ये घटनाएं साइकिल चलाने वाले, बर्तन मांजने वाले, चाय बेचने वाले, हाथ ठेला में धक्का देने वाले, हमालों के परिवार के, ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, जो रोज कमाने खाने वाले मजदूर होते हैं, उन मजदूरों के परिवार के बच्चों के साथ में ये ज्यादातर घटनाएं होती हैं। और इनमें से ज्यादातर जो होते हैं, बहुत सारे तो घर के नौकर और परिवार के रिश्तेदार के लोग होते हैं जो उनको संभालने का काम करते हैं, उनके द्वारा ये घटनाएं की जाती हैं। और ज्यादातर मामलों में बच्चे जो है ना सामान्य रूप से वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ है, और वो इस बात को दुर्व्यवहार के संबंध में किसी को बात बताते नहीं है। 48.4% बालिकाओं ने कहा था कि काश हम बालक होती। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की बच्चों के साथ बलात्कार के संबंध में जो रिपोर्ट आई 2005 में, उसमें 4026 मामले हुए और 2009 में ये मामले सारे बढ़कर 5368 हो गए। और वेश्यावृत्ति हेतु लड़कों को बेचे जाने के मामले में 2008 की तुलना में 2009 में 16.3% की वृद्धि हुई। ये आंकड़े केवल वो हैं जो कि दर्ज कराए गए हैं, और वास्तविक संख्या तो वास्तविक रूप में इनसे कई गुना बहुत ज्यादा होगी। अब बच्चों के साथ बलात्कार के जो दर्ज मामले हैं और जिसमें कि दोष सिद्धि है, दोष सिद्धि हो गई, जब तक दोष सिद्धि नहीं हो उसको माना नहीं गया, तो दोष सिद्धि के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बहुत चिंता प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि दोष सिद्धि की दर जहां 2001 में 38.7% थी, वो 2009 में घटकर 30.7% रह गई, यानी 8% घट गई। जबकि इस अवधि में नाबालिग बालिकाओं की खरीद फरोख्त और दोष सिद्धि 39.1% से घटकर
18.9% रह गई, जबकि इस अवधि में अपराध बहुत बढ़ गए। और उसके बहुत सारी विसंगतियां हैं, कई कारण है उसके कि एक चीज आपने बहुत अच्छी जोड़ी कि इस तरह का जब यौन शोषण होगा तो यौन शोषण के मामले में जो अपराधी है उस अपराधी को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सामान्य रूप से जब जो बलात्कार होता है या यौन शोषण होता है तो उसमें साक्ष्य नहीं पाया जाता है। लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता हूं, एक अच्छा पॉइंट इसमें जोड़ा गया है। और एक और कठिनाई जो आती है कि हमारे यहाँ जो पुलिस की जो जांच की प्रक्रिया है वो जांच की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और उबाऊ होती है, और जो पीड़ित बालक होते हैं उन पीड़ित बालकों को प्रभावी संरक्षण कार्यक्रमों का हमारे यहाँ अभाव रहता है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ित द्वारा कि अगर हम इसको रिपोर्ट करने जाएंगे लोगों को मालूम पड़ेगा तो सामाजिक हमको और व्यंग का और सामाजिक कलंक का हमको सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह से पुलिस थानों में भी कई बार अपराध का ग्राफ कम दिखाने के लिए कि हमारे थाने में अपराध हुए ही नहीं है, और इस तरह से पुलिस थानों में भी अपराध का ग्राफ कम दिखाने के लिए बहुत सारे जो प्रकरण जो है ना वो कायम ही नहीं किए जाते हैं और डांट के उनको भगा दिया जाता है कि हमारे अपराध नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लैंगिक अपराधों के शिकार बच्चों के मामले में एक बालक हितैषी न्यायिक प्रक्रिया पर बल दिया है कि पीड़ित बालकों के मामले में निर्णय लेने वाली न्यायिक प्रक्रिया मरहम लगाने वाली होना चाहिए, न कि बच्चे को फिर से पीड़ित करने वाली। आयोग ने देश के विभिन्न भागों में न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षार्थियों को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की बात कही है। समिति ने जो सुझाव दिया है उस समिति के सुझाव को भी शामिल किया जाना चाहिए कि जो पीड़ित बालक है एवं उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिकित्सकों, परामर्शदाताओं, समाज सेवकों और एनजीओ सहित विभिन्न प्रोफेशनल लोगों को भी और इसमें शामिल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम बहुत सारे चीज़ों को जब इसमें शामिल कर रहे हैं और बच्चों के हित की बात कर रहे हैं तो जो समिति का बहुत अच्छा सुझाव है और इस सुझाव को जो है ना शामिल करना चाहिए। फिर पीड़ित बालकों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु वित्तीय सहायता के लिए निधि की व्यवस्था होना चाहिए। इसमें न्यायालय से दंड दिया जाएगा और दंड के स्वरूप जो आरोपी है उस आरोपी से जो राशि वसूल की जाएगी, हमारी सरकार ने भी राशि दी और आरोपी से जो राशि वसूल की जाएगी वो राशि भी दंड के रूप में जो राशि वसूल की गई है वो भी जो है ना और इस निधि में हस्तांतरित करके जो पीड़ित बालक है या पीड़ित बालिका है उसको ये राशि दी जाना चाहिए। फिर बालक के प्रति लैंगिक अपराध की पुष्टि होने और विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाने तक कार्रवाई नहीं बल्कि ये प्रयास होना चाहिए कि बालक फिर से एक खुशहाल जिंदगी जी सके, और इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर दोनों स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। किशोर न्याय कानून को मजबूत बनाने के लिए जिला बाल संरक्षण सोसाइटियों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां, बाल कल्याण समितियां, कल्याण अधिकारियों और परीक्षा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संस्थागत तंत्र अनेक राज्यों में अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। इन संस्थागत व्यवस्थाओं को पूरी तरह से गतिशील बनाना होगा और सभी राज्यों में इनको स्थापित करना होगा। और इसके लिए यहां से ही निर्देश गाइडलाइन यहीं से जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए कोई भूमिका निश्चित नहीं की। आपने बात कही कि इनको केवल सलाहकार जो है ना सलाहकार तक इनका काम सीमित रखा गया, जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले से ही क्षेत्र में जन जागरूकता लाने का काम कर रहा है। अतः समय समय पर मूल्यांकन करने एवं कार्यान्वयन में कमियों को पूरा करने, सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने की भूमिका की कल्पना की जा सकती है। समिति का यह सुझाव भी बहुत उपयुक्त है कि सामूहिक लैंगिक हमले के संदर्भ में एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के द्वारा हमला किया जाता है तो उसको सामूहिक हमला ही उसको माना जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण उसमें अधिनियम में वयस्कों को जो सुविधाएं दी गई हैं, अतः बच्चों के लिए भी, अतः बालकों को भी सुरक्षात्मक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है और मैं अपनी पार्टी की ओर से अकेला ही बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा फिर बाल व्यवहार के दुर्व्यवहार के मामलों में जो अनिवार्य रिपोर्टिंग के संबंध में समिति के सामने लोगों ने आपत्तियां उठाई कि सामाजिक कलंक, सामुदायिक दबाव, भावनात्मक और आर्थिक रूप से अपराधी परिवार के ऊपर निर्भरता, यानी कि वो चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, फूफा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, माता पिता नहीं है और इसके कारण से उनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस कारण से कई लोगों ने इस खंड को हटा देने का सुझाव दिया, पर इस संबंध में मेरा कहना है कि अगर रिपोर्ट होगी नहीं तो पीड़ित बालक को ना तो चिकित्सा का लाभ मिल पाएगा और वो फिर से पुनः का प्रताड़ना का शिकार हो सकता है।
अतः इस पर जो है ना गंभीरता से विचार करना चाहिए। खंड 22 में जो मिथ्या सूचना के संबंध में आपने बात कही कि मिथ्या सूचना देने पर 6 मास तक कारावास या अर्थदंड दोनों हो सकता है। अनेकों बार आपने जो बात कही है गवाहों के आरोप में वो सिद्ध नहीं हो पाता। मैं कहता हूं कि सूचना आने पर उसकी पुष्टि होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि सही व्यक्ति के विरुद्ध अपराध होने पर भी वो कानूनी प्रक्रिया दांव पेंच का सहारा लेकर कि हम यहाँ पर थे नहीं, हम दूसरे शहर में अस्पताल में भर्ती थे या एडमिट थे और अन्य तरह की कानूनी दांव पेंच का सहारा लेकर बचने का प्रयास करेगा। तो इस संबंध में बहुत गहन विवेचना होने के बाद और किसी भी तरह से अपराधी बचने ना पाए और पीड़ित बालक को पूरी तरह से संरक्षण मिले, इस बात के प्रयत्न करना जाना चाहिए। और आपने जो बात बताई कि पीड़ित बालक को चाहे अदालत ले जाते समय, चाहे मेडिकल के लिए जांच के लिए ले जाते समय पूरी गोपनीयता बरतना चाहिए। और अगर परिवार का सदस्य है तो न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद उस बालक से पूछ करी कि वो घर जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है या संरक्षण गृह में जाना चाहता है, उस बारे में उसकी सारी व्यवस्था की जाना चाहिए। हमारे देश में लगभग 700 जिले हैं और 16,000 थाने हैं। हर थाने में बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति की जरूरत है। यौन पीड़ित शिकार बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं के साथ ही बच्चों को भी सतर्क रहना सिखाएं और स्कूलों में भी इस दिशा में जागरूकता लाने के लिए एक पीरियड निश्चित करके वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। और उपरोक्त बिल के संदर्भ में जन जागरूकता लाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बना देने से अपराध नहीं रुक जाएगा, बल्कि उन कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन भी करना पड़ेगी। और इसके संबंध में एक गृह विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन तीनों को मिलकर आपस में सामंजस्य करके और दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आखिरी लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कि किसी बच्चे की खामोशी ये बताती है, किसी बच्चे की खामोशी ये बताती है कि वह कुछ नहीं कह पाता है। उसके साथ हुए अपराध से वह सहम सा जाता है। जहां वह सहम जाता है, यह बिल वहीं से उसकी ताकत बनकर उसे सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान दिलाकर खुशहाल जिंदगी जीने की अब उसको आगे बढ़ाएगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसी के साथ बहुत-बहुत 3 minutes for you only. 3 minutes, very briefly.